हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएसपीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो डेली अपडेट के लिए जुड़ जाएं ओआर स्टडी पॉइंट से। आइए देखते हैं आज का आर्टिकल। एक न्यूज जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। ये क्यों चर्चा में? तो अभी हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों की टीम थी, उन्होंने कुछ पुराने अवशेष लिए, मनुष्य के कंकाल लिए, उनके उसके अवशेषों से ये पता लगाया कि आज से हजारों साल पहले भी प्लेग नामक बीमारी जो थी वो चलती थी। आज से हजारों साल पहले भी प्लेग नामक बीमारी जो थी महामारी के रूप में थी। इसी को ब्लैक डेथ या द ग्रेट प्लेग कहा गया है। ब्लैक डेथ या द ग्रेट प्लेग क्या है? तो 14वीं सदी की सबसे खतरनाक बीमारी थी, सबसे घातक महामारी थी। जैसे अभी हम हाल ही में कोरोना आया था, तो आप सबने देखा कि पूरा विश्व इससे हिल गया था, सारे विश्व को इसने प्रभावित किया। एक तरीके से सबको अपनी चपेट में लिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। लॉकडाउन भी लग गया, सारी अर्थव्यवस्थाएं बंद हो गई, लोग अपने घर में रहने लग गए। तो इसी तरीके से 14वीं सदी की सबसे घातक महामारी थी, जैसे कोविड महामारी थी। इसने 25 मिलियन से अधिक लोगों की जान ली। अब देख सकते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं और इसने 25 मिलियन से अधिक लोगों की जान ली। और कुछ ऐसे बड़े शहर भी थे यूरोप के जहां 40 से 50% जनसंख्या खाली हो गई। यानी कुछ ऐसे बड़े शहर थे जहां पे उनकी सारी आबादी का 40 से 50% लोग, सीधा सीधा आधा ही लोग जो है इसी महामारी की वजह से खत्म हो गए। इसी महामारी ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। यह यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण हुई थी, जो स्तनधारियों को प्रभावित करता है। स्तनधारी क्या होता है? तो जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है उनको स्तनधारी कहता है। अब इसमें जानवर और मनुष्य दोनों आते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो स्तनधारी हैं, कुछ मनुष्य नहीं, सारे मनुष्य इसमें आते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ मनुष्य को काउंट नहीं करेंगे। ये किसके कारण होता है? तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। अब वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में अक्सर ऐसे पूछ लेता है कि ये बीमारी किस कारण होती है? वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, है परजीवी के, या फिर 4 इधर दे देगा 4 इधर दे देगा कि मैच कराए, जीवाणु, वायरस, परजीवी, इस तरीके से मैच कराने के लिए। तो इसको याद रखेंगे कि ये जीवाणु के कारण होता है प्लेग। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जीवाणु की खोज अलेक्जेंडर यर्सिन तथा किस्तास्तो शिबासाबुरो द्वारा 1894 में हांगकांग में की गई थी। कब की गई थी? तो 1894 में और हांगकांग में की गई थी। ये दो चीज याद रखेंगे। और ये जो है कितास्तो जो है और अलेक्जेंडर जो है, इन दोनों ने अलग अलग खोज की थी। ऐसा नहीं कि दोनों साथी थे और साथ ही में रिसर्च कर रहे थे और इनको पता चला था। इन्होंने भी की थी अलग अपने लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, इन्होंने भी व्यक्तिगत स्तर पे अलग से की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत में प्लेग महामारी 1896 मुंबई में, 1966 कर्नाटक, 1994 सूरत तथा 2004 में उत्तराखंड के गांव में देखी गई थी। प्लेग का टीका यानी वैक्सीन जो है प्लेग की, वो 1897 में किसने बनाया था? तो वल्दमार हैपकिन ने बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर वनडे एग्जाम स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट दे करके कि किसने खोज की थी। तो इसको याद रखेंगे, वल्दमार हैपकिन द्वारा इसके टीके की खोज की गई थी। दर्ज किया गया पहला प्लेग का बड़ा मामला या महामारी जस्टिनियन प्लेग था, जो 541 से 549 एडी का मामला था। यानी ये आज से भी कई सौ साल पहले था ये मामला। साक्ष्यों से पता चलता है कि उत्तर नवपाषाण काल या पूर्व कांस्य युग में भी प्लेग मौजूद था। वही जो अभी बताया कि वैज्ञानिकों ने आज से हजारों साल पहले की खोज की है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, जिसके तहत इन्होंने खोज की, जिस विधि का प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने ये बताया कि आज से हजारों साल पहले भी बीमारी प्रचलन में थी। सभी जीवों का एक अद्वितीय अनुवांशिक कोड या जीनोम होता है, जो न्यूक्लियोटाइड बेस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये क्या? तो ये बेस क्षार हैं जिससे हमारे डीएनए बनता है। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ये नाइट्रोजन से बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हमारे डीएनए के निर्माण के लिए बेसिक माने जाते हैं, बेस माने जाते हैं। एक जीव में बेस का अनुक्रम का पता लगाकर अद्वितीय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, जिसको डीएनए बोलते हैं, फिंगरप्रिंट या पैटर्न की पहचान की जा सकती है। बेस के क्रम का निर्धारण अनुक्रमण कहलाता है। यानी जो ये बेस है ए, टी, सी और जी, इन्हीं का अनुक्रमण करना, इनको क्रम से लगाना, इनका जो क्रम है वही अनुक्रमण कहलाता है। और ये जो डीएनए है, ये सबके एक अद्वितीय पहचान होती है। कुछ हद तक ये सबका सेम होता है, लेकिन जो कुछ चीजें हैं इसमें बाकी शेष चीजें जो रहती हैं वही अलग होती है और वही सबकी अद्वितीय पहचान बन जाती है। अब संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण क्या है? तो ये प्रयोगशाला प्रक्रिया है, इसको प्रयोगशाला में किया जाता है। तो उसमें क्या क्या किया जाता है? उसमें किया ये जाता है कि जो जीनोम है, जो हमारे जीन है, उनको सीरियल वाइज सजाया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। यही इसी को जीनोम अनुक्रमण कहा गया है। इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं। डीएनए को काटने के लिए, तो इसको काटने के लिए आणविक कैंची का प्रयोग किया जाता है, जो लाखों आधारों एसीटीजी से बना होता है। अब एसीटीजी क्या है? इसे पहले ही मैंने बता दिया कि बेसिक क्षार है, इन्हीं से डीएनए का निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का निर्माण होता है, जो अनुक्रमण मशीन को समझने के लिए काफी छोटे होते हैं। डीएनए बार कोडिंग क्या है? तो अब ये डीएनए बार कोडिंग इसलिए किया जाता है कि डीएनए का कौन सा भाग, कटा हुआ कौन सा भाग किस बैक्टीरिया से रिलेटेड है, इसे ये जानने के लिए डीएनए बार कोडिंग की जाती है। डीएनए सीक्वेंसर क्या है? यह बैक्टीरिया से बार कोडेड डीएनए को मिलाया जाता है। यानी अभी जब यहाँ पे हम लोग पता लगा लेंगे डीएनए बार कोडिंग के तहत कि कौन सा डीएनए किस बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो अब उसको बार कोडेड डीएनए को मिलाया जाता है बैक्टीरिया से। उसके अलावा डीएनए सीक्वेंसर में डाल दिया जाएगा। उसके बाद
यानी डीएनए को बैक्टीरिया से मिला है, उसके बाद डीएनए सीक्वेंसर में डाल देंगे। अनुक्रमक ACTG या उन आधारों की पहचान करता है जो प्रत्येक जीवाणु पर अनुक्रम बनाते हैं। यानी अब ये अनुक्रमक क्या यही बताता है कि ACTG जो है ये कौन से आधार पे बने हैं, कौन से बैक्टीरिया से रिलेटेड है, क्या करना है, इसका आगे कैसे करना है, ये बताता है। अनुक्रमण बार कोड का उपयोग करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा आधार किस बैक्टीरिया के हैं। इसका महत्व क्या है? अब ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग है या जीनोम सीक्वेंसिंग है, इसका प्रयोग क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। वंशानुगत विकारों की पहचान करना, यानी जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ऐसी कुछ बीमारी होती है और आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये जेनेटिक है, ठीक नहीं होगा, तो उसकी पहचान की जा सकती है इसके थ्रू, उसमें सुधार किया जा सकता है। अब डीएनए मान लीजिए डीएनए है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसको काट करके निकाल दिया जाए, इसके अलावा इसकी जगह दूसरा डीएनए डाल दिया जाए, तो ये आनुवंशिक बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे ये बताया जा रहा है, वंशानुगत विकारों की पहचान करना या उसका इलाज करना। कैंसर कोशिकाओं के परिवर्तनों को चिन्हित करना। अब कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं उसका कोई इलाज होता नहीं है, कीमोथेरेपी चलती है हालांकि, लेकिन अंततः आप देखें कि उसका कोई इलाज बढ़िया तरीके से होता नहीं। अब उसको ये भी आएगा, इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग आएगा, इसको डीएनए को काट देंगे, वहां से दूसरा डीएनए डाल देंगे, यहाँ पे ये जो डीएनए विकार था वो हट जाएगा अपने आप और उसके बाद मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा। और बीमारी के प्रकोपों को ट्रैक करने में जीनोमिक जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी बीमारी का प्रकोप कितना है, कौन सा है, किस लेवल पर है, किस स्तर पर है, किस प्रकार की, ये सारी चीजें जानकारी के लिए ये हमें बताता है। और ऐसे अभी एक पॉइंट और इसमें जोड़ सकते हैं कि प्राचीन काल जो है, यानी हमारे ऐतिहासिक जीवन जो रहे हैं उसके बारे में भी हम जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी ये न्यूज है कि इसमें आज से हजारों साल पहले मनुष्य के भीतर प्लेग पाया गया था, वो जानकारी के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग का ही प्रयोग किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग का ही प्रयोग किया है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ सकते हैं आंसर राइटिंग में। ये कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशुधन, पौधों या रोग संबंधी रोगाणुओं के अनुक्रमण के लिए लाभदायक है, यानी कृषि में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या करने के लिए? तो ये पशुधन हो गया, यानी पशु जो है हमारे, उसके अलावा पौधों और उसके रोग जो है उसके बारे में जानने के लिए, यानी इसका कई तरीके से यूज किया जा सकता है। अंततः ये बीमारियों को सही करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए और उसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और चाइना बॉर्डर लाइन पर जो विवाद चलता रहता है हमेशा एलएसी पे, उसके बारे में आइए देखते हैं। इसके बारे में विवाद क्यों है, क्या प्रमुख कारण इसके? तो भारत चीन संबंध लगभग 75 वर्षों से सहयोग और संघर्ष के आधार पर रहे हैं, यानी कभी सहयोग होता है, कभी संघर्ष होता है। आप देखें कि अक्सर संघर्ष तो नहीं होता, लेकिन इधर थोड़ा सा संघर्ष बढ़ गया है और फिर कभी शांत हो जाती है, फिर कभी देखेंगे फिर संघर्ष हो जाता है। तो वही कहा जा रहा है सहयोग और संघर्ष के आधार पर चल रहा है। हाल में संघर्ष की सबसे गंभीर घटना वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में और वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देखने को मिली थी। आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि गलवान घाटी में क्लैश हो गया था दोनों सेनाओं के बीच और कई सारे लोगों की जान गई थी, हमारे यहाँ के भी कुछ सैनिक शहीद हुए थे। और चाइना तो अपने यहाँ ये बताने से इनकार कर दिया था कि उसके कितने जवान मारे गए हैं, उसके यहाँ कितना नुकसान हुआ है। और अभी आप लोगों ने ये हरकत देखी हुई चाइना की, अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने पे लगा, उसके कुछ जिलों का नाम बदल देता है, उसके कुछ गांव का नाम बदल देता है बिना हमारी परमिशन का। और यहाँ के लोगों को बोलता है कि आपको स्टेपल वीजा दिया जाएगा। स्टेपल वीजा क्या मतलब? आपको वीजा की जरूरत ही क्या है? आप तो हमारे देश के, आपको वीजा नहीं चाहिए, आप आइए डायरेक्ट घूमिए टहलिए रहिए, यहाँ पे आपको जो मन करे वो करिए। इस तरीके की बदतमीजी करता नजर आता है चाइना। ये अपने यहाँ रहता नहीं है, दूसरे के देश में घुसेगा, हमेशा दूसरे के क्षेत्र में घुसेगा। इसका सिर्फ हमारे साथ डिस्प्यूट नहीं है, भूटान हो गया, इसके साथ भी है, इसके पड़ोसियों के साथ अक्सर इसका डिस्प्यूट पाया जाता है। और ये दोनों ही देश मान रहे कि जो एलएसी है उस पर 2013 के बाद से गंभीर टकराव देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही देश मान रहे, फिर भी ये चाइना सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम लोग देखो बांग्लादेश के साथ इतना बड़ा बाउंड्री सीमा कर लिए हैं, बाउंड्री सीमा जो हम लोग साझा कर रहे थे उससे उस पर एग्रीमेंट कर लिए हैं, समझौता कर लिए हैं हम लोग और अच्छे से लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ये चाइना यहाँ पे सुधार करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सीमा समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं तो हम लोग तो आसानी से अपना सीमा समझौता करके हम भी सुखी सुखी रहते हैं, वो भी सुखी सुखी, लेकिन नहीं, उसको तो परेशानी करना ही हमको। और वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो सोचता है कि हमारे आगे झुके सब। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट सीमांकन का अभाव। अब जब आप बांटेंगे नहीं सीमा सही तरीके से तो सीमा स्पष्ट कहां से होगी, और जब सीमा स्पष्ट नहीं होगी तो आपका फायदा ही है। तो इस तरीके से चाइना सोचता है कि सीमा स्पष्ट हो जाएगी और उसको मान्यता मिल जाएगी, उस पर समझौता हो जाएगा तो लिखित हो जाएगा, फिर जब कुछ बदतमीजी काटेगा तो उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, वो जिम्मेदार होगा। लेकिन जब इस तरीके से अस्पष्ट है तो चाहे जब आके बदतमीजी काट के चला जाता है, इस तरीके से हमें नुकसान होता है, हमें टेंशन होती है, हमें सारे अपना सेना वहां पे लगानी पड़ती है फालतू में, इस तरीके से हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। एलएसी वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, यानी जब भारत चीन युद्ध होता है 1962 में, उसके बाद एलएसी आया था कि अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आप इसके यहाँ से इधर नहीं आएंगे, हम इसके यहाँ से इधर नहीं जाएंगे, और ये दोनों क्षेत्रों के बीच बफर जोन का काम करेगा। यहाँ पे कोई युद्ध नहीं होगा, अब दोनों लोग अपना अपना सीमा लेकर के चलेंगे। भारत चीन सीमा को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन कौन से क्षेत्र? तो पश्चिमी क्षेत्र, इसमें लद्दाख आता है। मध्य क्षेत्र, इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आता है। इसमें आप मैप से देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाए। ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे हो गया मध्य क्षेत्र,
और ये हो गया ईस्टर्न क्षेत्र। तो यहाँ पे विवाद हमेशा बना रहता है, ये 3 क्षेत्र में विवाद है। ये मैप और क्लियर कर देगा। ये है विवाद वाला वेस्टर्न क्षेत्र, ये हो गया आपका मिडल सेक्टर जहाँ पे विवाद है यानी मध्य क्षेत्र ये हो गया, और यहाँ पे हो गया ईस्टर्न क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश वाला। अब ये चाइना अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा मांग रहा है हमसे, ये कहता है कि ये पूरा जो है तिब्बत का इलाका और ये हमको दे दिया जाए। और कोई भी देश अपने संप्रभुता को क्यों खतरे में डालेगा, कोई सा भी देश अपना क्षेत्र क्यों देगा किसी को। ये चाइना बार बार बदतमीजी काटता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1140 किलोमीटर विवाद है पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में 2150 किलोमीटर विवाद है, और मध्य क्षेत्र में 625 किलोमीटर विवाद है। यानी अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा विवाद कहाँ पे है तो वो वेस्टर्न सेक्टर या पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक विवाद है। कितना, तो 2150 किलोमीटर। उसके बाद है पूर्वी क्षेत्र में कितना है, तो 1140 किलोमीटर, और उसके बाद है मध्य क्षेत्र में, उसमें कितना है, तो 625 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है सीमा विवाद समाधान तंत्र क्या। अब जो सीमा विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए समाधान तंत्र क्या रहा है, इसके बारे में देखते हैं। सीमा शांति और अमन समझौता, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, इस पर वर्ष 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें बल प्रयोग के त्याग, यानी इसमें यह कहा गया था कि सेना का प्रयोग या लड़ाई नहीं की जाएगी। एलएसी की मान्यता और बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे के समाधान का आह्वान किया गया था, यानी एलएसी को मान्यता दी जाए, और उसके अलावा जो बात कभी भी इस पे विवाद होता है, कोई दिक्कत होती है, तो उसमें बातचीत के माध्यम से उसको सुधार किया जाए, ना कि उस पर सेना ला करके डिप्लॉय कर दी जाए या सेना का उसमें प्रयोग किया जाए या बल प्रयोग किया जाए, मिसाइल प्रयोग किया जाए, इस तरीके से नहीं। इसमें सिर्फ बातचीत की बात कही गई थी कि बातचीत के थ्रू उसको समझा लिया जाए, डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सुलझा लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपाय पर समझौता, इस पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें एलएसी पर असहमति को हल करने के लिए गैर आक्रामकता, यानी इसमें भी वही बात कही गई थी कि अटैक अग्रेशन के मोड में नहीं आना है। अगर एलएसी पे कोई विवाद होता है तो उसको शांति से सुलझाना है, ना कि अग्रेशन में आकर के और फिर आप सेना यहाँ से भेजा वहां से भेजा और इस तरीके से युद्ध हो जाए, फालतू में दोनों ही देशों की सेनाओं की जान जाएगी। आपका क्या, आप तो कह के किनारे हो जाएंगे, दिक्कत तो हम लोग को फिर होगी। और हम यार देखिए, आप सेना जो लड़ती है उसका कोई वो तो है नहीं, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तो लड़ नहीं रही है, अपने देश के लिए लड़ती है, हम सब के लिए लड़ती है। इसका कोई व्यवहारिक हित तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अपने घर के लिए जाके लड़ रही है, इसको जमीन से इसलिए लड़ रही है। तो बेहतर है कि अगर हम बात करके सुलझा लें, इस सेना को हमारे शहीद क्यों करना, चाहे हमारे एक भी जवान शहीद हो तो क्यों ही करना, वो भी तो आखिर किसी के घर है, किसी की फैमिली चलाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये बातचीत से सुलझ जाए मैटर तो कितना अच्छा है। वही यहाँ पे कहा गया था वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें एलएसी पर समिति को हल करने के लिए गैर आक्रामकता, बड़े सैन्य आवागमन की पूर्व सूचना देने और मानचित्रों के आदान प्रदान की प्रतिज्ञा की गई थी। यानी इसमें क्या क्या था, तो एक तो था एग्रेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर अधिक संख्या में आप सेना लेकर के जा रहे हैं तो उसकी पहले से चेतावनी आपको देनी पड़ेगी, उसकी पहले से दूसरे देश को सूचना देनी पड़ेगी कि हम इतनी संख्या में सेना लेकर के जा रहे हैं, ताकि दूसरा देश उस चीज के लिए तैयार रहे और वहां पे जाके आपको देख सके कि हाँ उतनी ही संख्या में किस लिए आए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से कहा गया। तो ये था कि मानचित्र जो है आप वो साझा करेंगे कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है उस क्षेत्र में एलएसी वाले, और हमारे यहाँ कैसे क्या चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमा रक्षा सहयोग समझौता, इस पर वर्ष 2013 में देपसांग घाटी घटना के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा संबंधी संसदीय अस्थायी समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, यानी जो रक्षा से संबंधित हमारे यहाँ संसदीय समिति है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी चाइना और भारत के विवाद को लेकर के। तो उसने क्या क्या बात बताई थी, भारत चीन के बीच किसी भी संघर्ष में भारतीय वायुसेना, यहाँ पे ये पॉइंट नोटेबल है कौन, तो भारतीय वायुसेना कि निवारक और आक्रामक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यानी अगर चाइना से हमें लड़ना है तो हमें अपनी वायुसेना एयरफोर्स जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा अधिक, यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यही निर्णायक भूमिका निभाएगी। सरकार को सेना को तैयार स्थिति में रखने के लिए बिना समय गंवाए अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार करना चाहिए। अब देखिए इस तरीके अगर इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि क्या कहा गया था रिपोर्ट में, ये मान लीजिए ये तो आ जाएगा प्री में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चाइना और इंडिया के विवाद को लेकर के अगर लड़ाई करने की बात आती है, युद्ध करने की बात आती है, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप इस समिति का रेफरेंस दे करके बता सकते हैं कि इस समिति ने बताया था ऐसी ऐसी चीजें। तो वहां पे ये होगा कि आपको इंटरव्यूअर के ऊपर आपका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ आपने पढ़ा है, आप जानकार हैं, इसके बारे में आपको पता है। या कोई विशेषज्ञ कोई टिप्पणी करता है, जो जैसे मान लीजिए कोई राजदूत रहा हो, अब वो कोई टिप्पणी करता है चाइना और इंडिया के विवाद को लेकर के, किसी भी अन्य देश के विवाद को लेकर के, तो उस तरीके के उनके कोटेशन आप बताएंगे, उनका कोट करेंगे जो उन्होंने कहा, तो इस तरीके से अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आंसर राइटिंग में भी और इंटरव्यू में भी। सॉरी, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा तेजस लड़ाकू विमान, तेजस लड़ाकू विमान के उत्पादन की धीमी गति भारतीय वायुसेना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। यानी जो ये तेजस लड़ाकू विमान है इसकी उत्पादन गति जो बहुत धीमी, इसको और बढ़ाना चाहिए, इसको उत्पादन अधिक करना चाहिए, तेजी से करना चाहिए, ये बहुत धीमी गति से हो रहा है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ये बताया था इस समिति ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 40 LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयर क्राफ्ट, इसका मतलब क्या है, हल्के लड़ाकू विमान
लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू विमान जो है तेजस जेट की आपूर्ति में व्यापक देरी हुई है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमान परियोजना के माध्यम से घटती स्क्वाइन संख्या को तत्काल पूर्ण करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के लिए हार्डवेयर खरीद के मामले में भी इसी तरह के अवलोकन किए गए, यानी जैसा एयरफोर्स के बारे में बताया गया उसी तरीके से जो हमारी आर्मी है, वायुसेना के अलावा थल सेना जो गया और नेवी जो गए उसके बारे में इसी तरीके की बातें बताई गई थी कि उनके लिए भी आधुनिक हथियार खरीदे जाए, उनको भी सुसज्जित किया जाए इन सारी चीजों से। रक्षा मंत्रालय को तीसरे विमान वाहक पोत पाने पर एक अंतिम निर्णय लेना चाहिए जिससे भारत की समुद्री क्षमता में वृद्धि होगी। समिति ने अनुशंसा की कि भारत की प्रतिरोधी मुद्रा को बनाए रखने के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन सकल उत्पाद के 3% तक बढ़ाना चाहिए, यानी जो जीडीपी का 3% है उसको हमें रक्षा क्षेत्र पर खर्च करना चाहिए, रक्षा क्षेत्र पर व्यय करना चाहिए, ये कहा था इस समिति ने। आगे किरा क्या हो, कूटनीतिक संलग्नता, यानी इसको कूटनीतिक तरीके से हल किया जाए, इस पे सीमा विवाद जो हुआ है इसको सेना की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे किसी भी गलतफहमी या तनाव वृद्धि से बचने के लिए संचार के खुले चैनल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। रक्षा अधिग्रहण योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना, भारत को अपनी रक्षा अधिग्रहण योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि वे केवल क्षमता रखने के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता के लिए तैयार है या नहीं। यानी अब ये जो भारत है हम लोग को ये देखना चाहिए कि मान लीजिए अभी तो हम बातचीत से सुलझा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे पास इतने संसाधन है कि नहीं, हम उस हालत में है कि नहीं कि हम उनसे लड़ सकें। देखिए हार जीत तो वो डिपेंड करती है बाकी चीजों पे, लेकिन हम लड़ना चाह रहे हैं, मतलब हम लड़ पाएंगे कि नहीं ये भी तो एक फैक्टर है ना, हम कितना देर खड़े हो पा रहे हैं ये भी तो मैटर करता है। अगर कंडीशन बनी गई, चाइना बदतमीजी काट ही रहा हो, अगर वो नहीं मान रहा है बिना युद्ध के, तो हम ऐसा तो नहीं कि भाग जाएंगे जाके हाथ पैर जोड़ेंगे। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर हम जरूरत पड़ी जाती है तो हम उसको देखें कि किस हद तक जा सकते हैं, हम लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष, जो संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहना। वही बात कि अगर मान लीजिए चाइना चाहता है कि युद्ध करे ही, वो नहीं मान रहा है, बार बार बदतमीजी काट रहा है, तो हम कब तक भागेंगे, कब तक बचाएंगे? कोई भी एक देश या कोई भी एक इंसान किसी भी चीज को लेकर के कब तक भागे, उसको आखिर आज नहीं तो कल उसको करना ही पड़ेगा। तो हमें इस लेवल पे अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कभी भी होता है, आज नहीं तो 10 साल बाद होता है, तो हमें इस लेवल पे तैयार रहना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो हम वहां पे खड़े हो सके, टिक सके। भारत को चीन के साथ संघर्ष की संभावना के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से नेशनल पीपल्स कांग्रेस में चीन राष्ट्रपति के हाल के वक्तव्य को देखते हुए। इस तैयारी में भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाना शामिल होना चाहिए, विशेष रूप से भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना में। यानी इस तरीके की जो सैन्य क्षमताएं हमारी, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया और जो हमारी आर्मी है, इन सब की क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए, इन सबको आधुनिक हथियार देने चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट जो हो गया। अभी देखा आप लोगों ने पुलवामा में जो घटना हुई थी उसमें इन लोगों को कहा गया था कि जहाज के थ्रू भेजा जाए, प्लेन के थ्रू भेजा जाए, लेकिन नहीं हो पाया तो बस के थ्रू गए, इस वजह से दुर्घटना होगी। तो इनको हम लोग प्रोवाइड कराना चाहिए। देखिए यार और जगह से काट लो थोड़ा बहुत बजट, वो चलेगा, लेकिन ये सेना को है ना, इसको सेफ रखो। ये सेना ये जो हमारे लिए इतना मेहनत कर रही है, हम रात को चैन से सुकून से सो पाए, तो ये सेना का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ वहां से बजट काटना भी पड़े तो चलेगा, लेकिन सेना के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इनको आधुनिक से आधुनिक हथियार दिया जाए और ये जो उत्पादन क्षेत्र है इसमें वृद्धि की जाए, इनके लिए अच्छे अच्छे हथियार मंगाए जाए, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसके लिए डरे नहीं, हम इसके लिए तत्पर रहें। ये नहीं कि हमें भागना पड़ जाए या हम फिर से एक ही दिन में 2 ही दिन में हार जाए। कम से कम संघर्ष तो करें, हार जीत तो अपनी जगह, लेकिन हम संघर्ष तो करें इस चीज के लिए। रक्षा के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना, अभी ये पॉइंट हो गया कि 3% जो जीडीपी का है, सकल घरेलू उत्पाद का जो हमारे जीडीपी का, उसको कम से कम 3% रक्षा पर व्यय किया जाए, इन मामलों पर व्यय किया जाए। भारत सरकार को इस अनुशंसा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और विदेशों से आपातकालीन आयुध खरीद पर निर्भर रहने के बजाय रक्षा के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए। यही कि हम आत्मनिर्भर बने, अपने देश में ही रक्षा से जुड़े चीजों का उत्पादन करें, रक्षा क्षेत्र में और भी आत्मनिर्भर बने, अपने यहाँ उत्पादन कराएं इन सारी चीजों का, जो हथियार हो गए और ये नेवी के लिए जो डॉकयार्ड्स हो गए, लड़ाकू विमान हो गए, रॉकेट हो गए, मिसाइल हो गई, इस तरीके की सारी चीजें हम अपने यहाँ ही डेवलप करें, ताकि उससे हमें बाहर वालों से डिपेंड ना रहना पड़े। मान लीजिए अगर हमारा चीन के साथ युद्ध हो जाता है, तो अगर उससे हमें हथियार देने से मना कर दिया, रसिया हमें हथियार देने से, तो हम क्या करेंगे अगर हमारे पास हथियार ही नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने हथियार खुद से बना के रखेंगे तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और जब हम अपने हथियार खुद से बनाएंगे तो कुछ ऐसे हथियार तो रखेंगे ना जो किसी और को बेचेंगे नहीं, सिर्फ हमारे पास रहेगा, ताकि अगर कोई कंडीशन बनती है, एक्सट्रीम कंडीशन बनती है, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। हालांकि भारत पहले किसी पे परमाणु प्रयोग नहीं करेगी, इसने कहा, इसकी परमाणु नीति है कि हम पहले किसी पर परमाणु का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा मान लीजिए कोई और हथियार हो, अब जैसे रसिया है वो हमें कुछ हथियार ऐसे देता है जो अब उसके यहाँ पुराने हो जाते हैं, जैसे यूएसए होगा वो वही हथियार हमें भी देगा, वो पाकिस्तान को देगा। रसिया कुछ ऐसे हथियार देगा जो उसके यहाँ नेक्स्ट जनरेशन का बन जाता है, तब हमारे यहाँ पहुंचता है। तो अगर हम खुद बनाएंगे यहाँ पे तो हमारे लिए बेहतर होगा। वो ऐसे कुछ हथियार हम रिजर्व रख लेंगे जो किसी और को नहीं देंगे, हमारे पास ही रहेगा सिर्फ, और हम तुरंत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है सीमा और संरचना विकास। सीमा पर अवसंरचना जैसे सड़क और पुल,
का विकास दोनों देशों के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं और किसी भी गलतफहमी या संघर्ष की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। यानी जब वहां पे अवसंरचना होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो दोनों देश देखेंगे, उन दोनों देशों के बीच आदान प्रदान होगा, उन दोनों देशों के लोग एक दूसरे को जानेंगे, तो उनके बीच ऐसे ही आपसे संबंध अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ हद तक संदेह कम हो जाएगा। हालांकि चाइना बहुत बदतमीजी काटता है, तो इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कम होगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये है कि संभावना तो है ही, ये कदम तो उठाया जा सकता है। और वैसे भी अगर नहीं भी संभावना हो संदेह कम होने की या युद्ध रुकने की या और भी तरीके से, तो कम से कम हम सीमा और संरचना विकास तो करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करें, कम से कम वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो तो गुणवत्तापूर्ण बनाए, वहाँ पे तो सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ऐसा तो नहीं कि अब चीन के पीछे ये पड़े रहेंगे और वहाँ के जो लोग हैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। अगर हम वहाँ के लोगों पे भी ध्यान नहीं देंगे तो फिर जैसे खालिस्तान बनाने की मांग उठे, इसी तरीके से वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाले भी कहेंगे कि हमको यहाँ पे नहीं रहना, हमें चीन के साथ चले जाना है। इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे भी देश के अभी आप मणिपुर वाला हिंसा देख ही रहे हैं, वहाँ पे अलग स्वायत्त क्षेत्र बनाने की मांग चल रही है। तो ये तो स्वायत्त क्षेत्र है, मान लीजिए भारत के बीच ही रहने की बात करें, लेकिन अगर अब अरुणाचल प्रदेश के लोगों पर हम ध्यान नहीं देंगे, कल का ये लोग आवाज उठाने लगे कि हमें चीन में मिलना है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। फिर एक तरफ से हमें अपने देशवासियों से लड़ना पड़ेगा। अभी तो बाहर से लड़ना है तो हम मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन देशवासियों से लड़ना, अपने लोग से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये स्पोर्ट्स से जुड़ा 2-3 पॉइंट है। गौतमी भनोत तथा अभिनव शाह ने मिक्स में एयर राइफल जूनियर वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था। अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन चेस जीत लिया है। रिजवाना मलिक हीना ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया अंडर 20 रेस में स्वर्ण पदक जीता। ये कुछ वनडे टाइप के एग्जाम में पूछ। ये आर्टिकल है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023। ये क्या है? तो ये हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है, जो भी उच्च शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, उच्च शिक्षण संस्थान जो है उनकी रैंकिंग प्रोवाइड करता है कि कौन सा शिक्षण संस्थान किस फील्ड में नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है। इस तरीके से जैसे लॉ का हो गया तो इसमें सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारे देश की। इस तरीके से मैनेजमेंट में होगा तो यही अलग अलग श्रेणी में प्रोवाइड कराता है, बताता है कि कौन सी शिक्षण संस्थान सबसे अच्छी है उच्च शिक्षा के लिए हमारे देश में। राष्ट्रीय स्तर का है, जैसे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग हुआ तो विश्व स्तर पे आता है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुआ तो एशिया के स्तर पर आता है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने राष्ट्रीय स्तर पर जानने के लिए कि कौन सा शिक्षण संस्थान, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज किस फील्ड में सबसे अच्छा कर रहा है, उसी के लिए जानने के लिए इसको लेकर के आए थे। इसको कौन लेकर के आए थे? तो सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय, अब जो इसको कहा जा रहा है शिक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है, लेकिन पहले क्या कहा जाता था? तो उसको उस समय कहा जाता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके द्वारा अनुमोदित किया गया था। और 2018 में जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है, यानी गवर्नमेंटेड जो भी कॉलेज है, जो भी हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, उन सब के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, यानी कंपलसरी था कि आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। आपकी मर्जी के ऊपर नहीं कि अगर आपके मन किया तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपका मन किया तो नहीं करेंगे। इसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये किन आधारों पर या किन मापदंडों पर रैंकिंग तय करता है, यानी किस बेस पर ये रैंक देता है कि आपका कॉलेज अच्छा है या कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है? तो ये किस बेस पर देता है? तो इसमें 5 आधार हैं, देखते हैं कौन कौन से। इसमें पहले शिक्षण, शिक्षा और संसाधन, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ये पहला है, पहला मापदंड। TLR दूसरा मापदंड है। अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा है स्नातक परिणाम, चौथा है आउटरीच और समावेशिता, और पांचवा समकक्ष अनुभूति। यही ये 5 आधार है जिसके बेस पे रैंकिंग तय करता है अपनी और बताता है कि कौन से शिक्षण संस्थान किस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कौन से शिक्षण संस्थान खराब है, किस में एडमिशन लेना चाहिए लोगों को, क्या है क्या नहीं है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कराता है। इसी के बेस पे ये 5 आधार हैं जिसके बेस पे ये बताता है कि सबसे अच्छा शिक्षण संस्थान कौन सा है। इसमें ओवरऑल श्रेणी में, यानी अगर आफ्टर ऑल देखा जाए सबसे अच्छा कौन प्रदर्शन कर रहा है तो है IIT मद्रास, यानी ओवरऑल श्रेणी में पहले स्थान पर IIT मद्रास है, दूसरे पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरे पे IIT दिल्ली। इंजीनियरिंग की फील्ड में देखेंगे तो सबसे अच्छा IIT मद्रास है, ये लगातार आठवीं बार ये आया है पहले स्थान पर। दूसरे पे IIT दिल्ली, तीसरे पे IIT बॉम्बे। कॉलेज के हिसाब से देखेंगे सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा, तो मिरांडा हाउस कॉलेज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। उसके बाद तीसरा प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई का। मैनेजमेंट के फील्ड में आप देखेंगे तो सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो IIM अहमदाबाद जो है सबसे अच्छा माना जा रहा है इस रैंकिंग के हिसाब से। दूसरे नंबर पे है IIM बेंगलोर, तीसरे पे IIM कोझिकोड। फार्मेसी के फील्ड में अगर आप देखेंगे तो पहले पे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद की। तो ये आप याद रखेंगे कि हैदराबाद के जो संस्थान है वो पहले पे है, अगर ये आपको याद ना भी हो। अब देखिए यार, ये सारे नाम जो है इंग्लिश में ही दिए गए हैं, इसको तो हिंदी में परिवर्तित कर नहीं सकते। और अगर मान लीजिए कि मैं हिंदी में परिवर्तित करके लिख भी दूं और अगर आपको ऑप्शन यही दे, क्योंकि कॉलेज के नाम हो गए, लोगों के नाम, तब आप हिंदी में नहीं परिवर्तित कर सकते ना। अगर किसी का नाम जॉन है तो आप उसको हिंदी में थोड़ी ना बोलेंगे कि इसका क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से जो दिया गया था मैंने वही लिख दिया है। और ये आप आपको याद ये रखना कि हैदराबाद का जो है
वो है पहले स्थान पे। अगर पूछेगा भी तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। दूसरे नंबर पे जामिया हमदर्द, तीसरे पे BITS पिलानी। लॉ की फील्ड में देखेंगे, कानूनन वाली फील्ड में देखेंगे, लॉ से जुड़ा जो है उसमें कौन है पहले स्थान पर, तो द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, यानी यहाँ पे भी बेंगलुरु है। दूसरे नंबर पे इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, तीसरा है नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। इसके अलावा एम्स दिल्ली जो है, दिल्ली का एम्स जो है वो बेस्ट मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में आया पहले पे। उसके अलावा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, ये दंत कॉलेज क्या बोलते हैं इसको, तो डेंटल कॉलेज की श्रेणी में पहले स्थान पर ये दोनों रहे हैं। यानी अगर मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो दिल्ली एम्स का, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कल ही 5 जून था, और 5 जून को हम किस रूप में मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी 2023 की, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम थी इसकी। इसी को लेकर के हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्रालय जो उसने इसी थीम पे आयोजित किया था, कार्यक्रम मनाया था पर्यावरण दिवस। तो उसमें कुछ पॉइंट बताए थे इन्होंने पर्यावरण मंत्री ने, उसके बारे में हम देख लेते हैं। मिशन लाइफ के एक भाग के रूप में 75 विशिष्ट लाइफ कार्यों की एक व्यापक और गैर संपूर्ण सूची की पहचान 7 विषयों में की गई है। ये 7 विषय कौन कौन से, तो जल बचत, ऊर्जा बचत, कचरे को कम करना, ई कचरे को कम करना, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक में कटौती। ये बताएंगे आप लोग इसको कब से बैन करने की बात कही जा रही थी, यानी कब तक इसको बैन कर देना है। टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को अपनाना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, ये 7 पॉइंट को लेकर के 75 विशिष्ट लाइफ कार्यों को सूची थी जो इसको जारी किया गया है पर्यावरण मंत्री द्वारा। हालांकि एक आधार की अभी सूची पूरी नहीं, इसमें जरूरत पड़ने पे ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये 7 विषय हैं, ये विषय जरूर कंफर्म है। ये पर्यावरण दिवस के दिन किया गया था पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। थोड़ा सा जान लेते हैं मिशन लाइफ के बारे में। इसको जो है COP26 में, COP26 कहाँ थी, तो ग्लासगो में थी, तो वहीं पे इसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, इस विचारधारा को रखा गया था, इसके बारे में बताया गया था कि लाइफ क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ फॉर एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली बनाना, यानी पर्यावरण को ध्यान में रख के अपनी जीवन शैली बनाना। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली की शुरुआत गुजरात के केवड़िया से की गई थी, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। वर्ष 2022 से 28 की अवधि में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई हेतु कम से कम 1 बिलियन भारतीयों को, कितने, तो कम से कम 1 बिलियन, कब से कब तक के लिए, तो 2022 से 28 की अवधि में क्या करने के लिए, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। कौन कौन से लोग, तो व्यक्तिगत भी होगा, यानी जैसे मैं चाहूँ तो मैं चाहूँ इंडिविजुअल, उसके अलावा हम लोग ग्रुप में चाहें तो सब लोग जा सकते हैं। सामूहिक कार्रवाई हेतु कम से कम 1 बिलियन भारतीयों तथा अन्य वैश्विक नागरिक को जुटाना है, यानी चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो गया, चाहे ग्रुप में हो गया, आप चाहें तो आप अकेले जा सकते हैं और आप चाहें तो अपने फ्रेंड को लेकर के इस तरीके से मिलकर के काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 बिलियन लोगों को इसमें जुटाना है, इसके तहत पर्यावरण के तहत काम करना है, लाइफ को लेकर के चलना है। लाइफ मतलब वही लाइफ फॉर एनवायरमेंट, इसको लेकर के चलना है। कब से कब तक के लिए, तो 2022 से 28 के लिए। भारत में सभी गाँवों और शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम 80% लोगों को 2028 तक एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य रखा गया, यानी भारत के जो है ये गाँव जो हो गए सभी और इसको सभी शहर, इसके 80% लोगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसको लेकर के चलना है कि पर्यावरण के लिए वो संवेदनशील रहें, उसके बारे में अच्छे से जागरूक हैं, उसको लेकर के काम करें। अब जैसे हम लोग हैं यार, देखो हम लोग रूम से बाहर जाएंगे, फैन ऑन छोड़ देंगे, फिर हमें लगता है 5 मिनट में ही तो मार्केट से आना, उससे क्या हो जाएगा। यही यहाँ पे लाइफ की जो बात की जा रही है, यही इस आदत को बदलने की बात की जा रही है यहाँ पे, यही जीवन शैली को बदलने की। आपको लग रहा है ना कि 5 मिनट में क्या हो जाएगा, उसी 5 मिनट में जो आप बिजली उत्पादन का, जो कोयला का होता है बिजली उत्पादन, आप उसी 5 मिनट में जितना देर आपका फैन चल रहा है, जो वो बिजली खपत कर रहा है, उसका उत्पादन किससे होता है, तो उसका उत्पादन कोयले से होता है। हमारे यहाँ अभी भी 70%, कितना, तो 70% के लगभग अभी भी उत्पादन जो होता है बिजली का, वो कोयले के थ्रू ही होता है। तो आप सोच के देखिए, आप 5 मिनट पंखा चला करके छोड़ के चले गए रूम में, उसके लिए जो इतना कोयला लगेगा उसमें से कार्बन उत्सर्जन होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा तो कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी समुद्र जलस्तर वृद्धि, इन सारी चीजों की घटनाएं। अब आप सोच सकते हैं आपके 5 मिनट के फैन चालू करने की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से इतनी सारी चीजें हो जा रही हैं। तो यार यही चीज बदलने की बात कही जा रही है इस मिशन फॉर लाइफ जो है, लाइफ फॉर एनवायरमेंट जो है, इसमें यही सारी चीजें, यही सारी हरकतें हमारी बदलने की बात की जा रही हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें, छोटी छोटी आदतें अपनी बदल लें, तो बहुत सारा पर्यावरण संरक्षण तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। हमें लगता है ना कि ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है, या जो विकसित देश है उन्होंने बर्बाद किया तो वही जाके बचाएं, वही इसके लिए पैसा दें, फंड दें। वो सही है कि उन्होंने बर्बाद किया तो बचाएं, लेकिन अगर हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर देखें, अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे अगर रूम से बाहर निकल रहे हैं तो फैन ऑफ कर दें, या नहाने गए तो टोटी के जब पानी भर जाता है बाल्टी में तो उसको बंद कर दें, यानी कि पानी गिरने दें, उससे हमारा जल जो है नुकसान होता है। उस तरीके से बहुत सारी समस्या होती है। तो हमें यही सारी आदतें बदलने के लिए कहा जा रहा है। नीति आयोग द्वारा संचालित तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है इसको, मिशन फॉर लाइफ को। यूनेप के अनुसार, यूनेप क्या, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके अनुसार
यदि विश्व भर में 8 बिलियन जो लोग हैं उसमें से सिर्फ 1 बिलियन लोग ही, यानी 8 बिलियन में से सिर्फ 1 बिलियन व्यक्ति ही अगर इस चीज को अपना लें, जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को अपना लें, तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी हो जाएगी। अब देख रहे हैं सिर्फ 1 बिलियन लोग, पूरे विश्व में कितने हैं, तो 8 बिलियन हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ 1 बिलियन लोग ही अगर इसको अपना लेते हैं तो जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन इतने समय उसमें 20% की कमी हो जाएगी। तो क्यों ना यार, अगर हम लोग छोटे छोटे स्टेप उठा सकते हैं तो उठाएं, अगर हम कुछ कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए तो करें, इससे हमें भी खुशी मिलेगी और हमारा पर्यावरण भी सही रहेगा, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, इससे अंततः फायदा हमारा ही। देखिए अगर पर्यावरण को नुकसान होगा तो इससे अंततः हमारे समाज, हमारे देश, हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि पर्यावरण का अपना कोई परिवार उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी पर्यावरण में हम जी रहे हैं तो नुकसान तो हमारे ऊपर ही आना है उसका। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 8 बिलियन में से 1 बिलियन लोग भी 20 अपना लेते हैं इस पर्यावरण अनुकूल जीवन को, तो इससे 20% कार्बन उत्सर्जन में कमी हो जाएगी। इसका दृष्टिकोण क्या है, तो व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित है इसका दृष्टिकोण, विश्व स्तर पर सह निर्माण करना, स्थानीय संस्कृतियों का लाभ उठाना, और बिना स्थानीय चीजों को लेकर के, बिना स्थानीय लोगों को लेकर के आप किसी भी संरक्षण को कामयाब नहीं कर सकते। अगर सिर्फ गवर्नमेंट चाहे कि वो अकेले मिलकर के कर दे तो ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है यार, योजना बनाएगी, पैसे आवंटित करेगी, लेकिन अंततः उसको जो लागू करना वो हमारे स्तर तक ही तो लागू करना है। गवर्नमेंट बना के स्टेट को देगी, स्टेट बना करके डीएम को दे देंगे, इस तरीके से सब डीएम अकेले तो करेंगे नहीं। जिलों को जब भेज देंगे तो डीएम तो ऐसा नहीं कि अकेले जाकर के सारे पेड़ लगा देंगे या सारी चीजों को वही बचा लेंगे, सारी फैक्ट्रियां बंद करवा देंगे, ये सारी चीजें तो करनी है। तो ये जब तक हमारे लेवल पर नहीं आएगा, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़ करके बात नहीं की जाएगी, एनजीओज हो गए, इन चीजों को लेकर के साथ नहीं चलाएगा, तब तक इसका जो है प्रभावी परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए स्थानीय लोगों को शामिल करना इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी इसमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत द्वारा स्थापित उदाहरण स्वच्छ भारत मिशन SBM के कार्यान्वयन से 7 वर्षों की अवधि के भीतर ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का उपयोग किया गया। यानी 7 वर्षों के भीतर जो SBM मिशन चला था, स्वच्छ भारत मिशन, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पे स्टार्ट हुआ था। तो इसमें भारत के ग्रामीण में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उज्ज्वला योजना के चलते वर्ष 2021 में LPG कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 99.8% तक पहुंच गई, जो कि वर्ष 2015 में 62% थी। यानी 2015 में जो LPG कनेक्शन है उसकी संख्या लगभग 62% लोगों के पास LPG कनेक्शन था, लेकिन जब उज्ज्वला योजना लाई गई तो 2021 में LPG कनेक्शन लगभग 99.8%, इस तरीके से आपके लगभग 100% लोगों के पास पहुंच गया LPG कनेक्शन। विद्युत की खपत को कम करने वाले अनुकूली वास्तुशिल्प रूप जैसी पारंपरिक भारतीय प्रथाएं और पादप आधारित खाद्य पदार्थ तथा कदन या मोटे अनाज, अब इसको मोटे अनाज को या कदन जिसको कह रहे हैं, इसको एक और नाम दिया गया है श्री अनाज, श्री अन्न, ये नया नाम भारत द्वारा दिया गया, के लिए आहार वरीयता लाइफ के लिए आधार के रूप में काम कर सकती है।